गुड इवनिंग। ओके, टॉपिक जो था वो अपना प्रोनाउन का ही चल रहा था। प्रोनाउन और टाइप था सेकंड नंबर रिलेटिव प्रोनाउन ना। रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ डिस्कशन हो गया था, अबाउट हु पे हो गया था और विच पे डिस्कशन है बीन डन, ये भी कंप्लीट हो गया था। ठीक है, थर्ड नंबर शुरू किया था दैट। कुछ बेसिक बातें मैंने शायद आपको बता दी होगी इसके बारे में, है ना, कि दैट को कुछ हिंदी में अपनी अपनी जगह पर कुछ बोला जाता है इसको। ओके, एक सिचुएशन बता के गया था, कौन सी थी? हाँ, वो वर्ड्स थे कि किन किन शब्दों के साथ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। कौन कौन से थे? ओनली, द ओनली था, ओनली ओनली नहीं था, द ओनली, सेम, शेम, सेम, सेम। ओके, और ऑल, एवरीवन, है ना। ऐसे 3-4 शब्द थे जो आपको याद रखने थे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दैट का यूज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए दैट का यूज किया जाता है। ये तो है स्टोरी, ठीक है, बट ये स्टोरी तभी समझ में आएगी जब आपको पता होगा किसका, सुपरलेटिव डिग्री का, है ना, कि एग्जैक्टली सुपरलेटिव डिग्री क्या है। वैसे तो डिग्री का टॉपिक मैं अलग से करवाऊंगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना, या बोल सकते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री का मीनिंग होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरिजन करना। ठीक है, बिटवीन टू पर्सन के बीच में हो सकता है, टू थिंग के बीच में हो सकता है, टू एनिमल के साथ हो सकता है और टू प्लेस के साथ हो सकता है। ठीक है, डिग्री 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव में थोड़ी सी पहचान बता देता हूँ कि ऐसे शब्द जिसके आखिरी 3 अक्षर क्या हो, EST हो, या शब्द से पहले वर्ड लिखा गया हो, मोस्ट। ठीक है, तो अक्सर उस सेंटेंस में डिग्री होती है और कौन सी होती है? सुपरलेटिव होती है। और सुपरलेटिव का काम क्या होता है? एक इंसान की या एक नाउन की तुलना एक से अधिक के साथ करना। एक नाउन की तुलना एक से अधिक के साथ करना। राम ऑनेस्ट है, मतलब मैंने राम का ही गुण को बताया, तो पॉजिटिव हो जाएगी। राम श्याम से अच्छा है, कंपैरेटिव हो गई, 2 लोगों के बीच में, राम और श्याम की होगी। राम पूरी क्लास में अच्छा है, राम अकेले की तुलना पूरी क्लास से कर दी, मतलब कौन सी डिग्री यूज कर ली है? सुपरलेटिव यूज कर लिया। ठीक है, जिस सेंटेंस में भी सुपरलेटिव डिग्री आए और आपको लगाना पड़े रिलेटिव प्रोनाउन, तो हमेशा कौन सा लगाओगे? दैट का लगाएंगे। नोट करके लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्री के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। ओके, अब जिसको पता है सुपरलेटिव डिग्री ये होती है, नो कंफ्यूजन, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको पता नहीं है सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तो लिखेंगे उसके बारे में पहले थोड़ा सा। सुपरलेटिव डिग्री कि एक की तुलना 2 से अधिक के साथ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? एक की तुलना 2 से अधिक के साथ करते या शब्द के आखिरी 3 लेटर, LETTER लेटर, EST, या शब्द के, वर्ड के आखिरी 3 लेटर EST, या शब्द से पहले मोस्ट लिखा गया हो, या शब्द से पहले क्या लिखा गया हो? मोस्ट लिखा गया हो, तो वह सुपरलेटिव डिग्री होती है। ओके, अभी कुछ सेंटेंसेस के थ्रू देख लेते हैं अपने इसको। This was the best work
that you had done yesterday. This was the best work. यह सबसे अच्छा काम था जो तूने कल किया था. ओके, एक वर्ड आया इसमें बेस्ट. लास्ट 3 वर्ड क्या है, लेटर क्या है इसके, EST हैं. इट मीन्स कि ये जो द बेस्ट लिखा हुआ ये अपने आप में कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है. और इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन भी कौन सा यूज हुआ है, दैट का यूज हुआ है. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बैठने लगेगा, ये सब कुछ चीज़ें समझ में आने लगेगी आपको. ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक कॉमन सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है. बस कहानी सिर्फ एक ही जगह अटकी हुई है. कहानी सिर्फ एक ही जगह अटकी हुई है. कहानी ये है कि प्रैक्टिस कितनी है. ठीक है, जब इन चीज़ों से उलझोगे ना, जब इन चीज़ों से लड़ोगे, जब इन चीज़ों से फाइट करोगे, है ना, तभी आ जाएंगे. आज अगर रजिस्टर में लिख लिया और उसको हफ्ते भर देखा नहीं है, ठीक है, फिर कहानी ख़त्म है. कि आपकी नहीं, किसकी, इस दैट की, इस दैट की सुपरलेटिव डिग्री की कहानी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, वो एक बार तसल्ली से 20 से क्वेश्चन कर लिए ना इनसे रिलेटेड होते हुए, तो कहानी बन जाएगी. तो कहानी बनाना और कहानी ख़त्म करना किसके हाथ में, दैट के नहीं, आपके हाथ में. आपके हाथ में है. ठीक है, तो कहानी ख़त्म नहीं करनी है, बिगाड़नी नहीं, कहानी बनानी है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, ये चीज़ें आती हैं, बस एक ही तरीका है इसको. ईजी है, देख लो कितना आसान है ना. कोई भी वर्ड हो जिसके आखिरी लेटर, जैसे कि लार्जेस्ट, आखिरी 3 लेटर क्या है, EST है, तो लार्जेस्ट वर्ड अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री. बिगेस्ट, बिगेस्ट, आखिरी 3 लेटर EST है. मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लिखा हुआ है, तो अपने आप में कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. इस तरीके से कहानी समझ में आ जाएगी. ठीक है, एग्जाम्पल उतारिए फटाफट. दिस वॉज द बेस्ट वर्क दैट यू हैड डन yesterday, that you had done yesterday. ओके, तो दैट के 2 यूज बताए हैं. फर्स्ट तो था थोड़ा सा रटाफिकेशन, बट वो भी ऐसे है, जब ओनली द सेम आपको वर्ड्स मिलेंगे तब यूज़ करेंगे इसका दैट का. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि इसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री भी दिखनी चाहिए. ओके, ये भी रियलाइज होना चाहिए कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन भी हो रहा है, तुलना भी हो रही है कि जितने भी काम किए थे ना कल, उसमें से यह जो काम था सबसे बेस्ट था. तो एक चीज़ की तुलना बहुत सारी चीज़ों से की गई है. ठीक है, पढ़ोगे तो ऐसा नज़र नहीं है कि सर यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है कि इतने सारे काम और ये तो कुछ दिए ही नहीं हुआ है ना. बट यहाँ पे तुलना हो रही है. अगर इस वर्ड का यूज़ हुआ है ना, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक सुपरलेटिव तुलना हो रही है. सुपरलेटिव यानी कि इस काम की उन कामों से जो किए गए थे कल. ठीक है, हाँ. चलिए दैट का 3rd नंबर यूज देखते हैं. ये जो मैं बात करवाऊंगा ये बिल्कुल शुद्ध बात है. थोड़ा सा समझने की कोशिश करना. कुछ चीज़ें अपनी खुद की भावनाओं से समझी जाती हैं. दिमाग में ऐसा कोई आइडिया मेरे पास भी नहीं है कि उसको दिमाग में डाल दिया जाए. ठीक है, एग्जाम्पल करवा सकता हूँ. देखिए, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो जुड़ा किससे हुआ हो, एंड से. पहले एंड की कहानी ख़त्म करते हैं. इसको सीखते हैं कि एक्चुअली में एंड बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ये एंड होता क्या है इंग्लिश में, इसका मीनिंग और सब कुछ होता क्या है. एंड का मीनिंग क्या होता है, और भी बोल सकते हैं, है ना. और को हिंदी में बोलते हैं OR. इस और को क्या बोलते हैं, या भी बोल सकते हैं, या अथवा जो होता है
वो भी बोल सकते। इस और का मीनिंग होता है या अथवा। एंड का मीनिंग होता है और। ये चीज़ों को क्या करता है? प्लस करता है। प्लस, इंग्लिश में प्लस करने को क्या कहते हैं? ऐड करना। ऐड की फुल फॉर्म क्या होती है? ऐड तो शॉर्ट है, एडिशन। क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं, ठीक है। शन आया देखो पीछे, शन, TION, एडिशन के पीछे सन आता है। तो एडिशन कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञा। ओके, ठीक है। एंड चीज़ों को ऐड करता है, प्लस करता है, जोड़ता है, ठीक है। सपोज दैट कि आपको कोई, हाँ, इसको बोला क्या जाता है? अंग्रेजी में इसको बोल देती हैं, ये कौन से टॉपिक में आता है? कंजंक्शन में। बोल के सुनाए, कहाँ आता है? कंजंक्शन। एन लगा तो एन का साउंड आता है, कंजंक्शन। दोबारा से बोलो, वेरी गुड, कंजंक्शन, ठीक है। ये कंजंक्शन में आता है। कुछ लोग इसको प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन इज अ डिफरेंट पार्ट। बट जो होता है उसको मान सकते हैं, बट एंड जो है वो अपने आप में क्या है? कंजंक्शन। ओके, तो एंड से क्या समझे? हिंदी क्या होती है? और होती है। ये नाउन को प्लस करने के लिए यूज किया जाता है, प्रोनाउन को प्लस करने में यूज करता है। जैसे ही एंड शी, कितने लोग हो गए? 2 हो गए। तो ये इसने ये चीज़ों को प्लूरल बनाता है। क्या बनाता है? प्लूरल बनाता है। सब्जेक्ट में जब भी एंड लगे तो आपको सीधा सा कौन सी वर्ब यूज करनी है? प्लूरल वर्ब यूज करनी है। देखना ही नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। एंड हमेशा बहुवचन बनाता है। अब ये एंड है, ये अपने आप में क्या है? बहुवचन है। तो इसके बाद इज और आर यूज करना पड़े तो किसका यूज कर लोगे? फटाक से किसका आ जाएगा? आर का यूज हो जाएगा, है ना। एंड के बारे में उतार लीजिए फटाफट। एंड का मीनिंग, एंड का यूज क्यों होता है? तो ये 2 नाउन और 2 प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है। ये 2 नाउन और 2 प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है। दिस इज द वर्क ऑफ एंड। एक और होता है दिशा, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिशा, और दिशा होता है एक व्हाट? एक और, ये हो गया एक और होता है दिशा, एक मात्रा वाला दिशा में बताता है और कोई सोच जा रहा है, वो इस और जा रहा है। हाँ, अच्छा, बता देंगे, वो भी बता देंगे। हाँ, वो बता देंगे, ठीक है। तो दिस एंड कौन से टॉपिक से लिया गया है? ये कौन से टॉपिक में यूज़ होता है? तो ये कंजंक्शन में यूज़ होता है भाई। आपके एक आगे टॉपिक आएगा, करेंगे अपने उसको। इसका नाम है कंजंक्शन, संयोजक शब्द। शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो संयोजक शब्द कहलाते हैं। ओके, ये हमेशा सब्जेक्ट को कैसा बनाता है? प्लूरल, बहुवचन बनाता है। इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। एवरीथिंग विल बी मेंशन इन योर नोटबुक। जो चीज़ नहीं आ रही है उसको लिखने में बिल्कुल भी आलस ना करें। उनसे आपकी उंगलियों पर कोई असर नहीं होने वाला है, ना छोटी होने वाली है, ना घिसने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें नहीं आती है उनको फटाक से क्या करना है? मेंशन करना है नोटबुक में। ओके, हाँ, ठीक है। अब चलते हैं। अब मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। सपोज दैट कि एंड है, वो 2 नाउन को जोड़ रहा है। मान लो एक नाउन तो है एंड से पहले और एक नाउन है एंड के बाद में। इतनी सी तो चीज़ स्वाभाविक सी है, ये तो समझ में आ गई होगी कि एक संज्ञा पहले लगी हुई और एक संज्ञा बाद में लगी हुई। अब आपको सब्जेक्ट ऐसा मिले कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये तो है एक पर्सन, व्यक्ति है, ठीक है। दूसरे वाला नाउन व्यक्ति ना होकर हो सकता है एनिमल हो सकता है थिंग हो सकता है प्लेस हो, ठीक है। बट कैसा ना हो? पर्सन ना हो। कहने का मतलब दोनों अलग अलग हो नाउन। ये पर्सन हो, ये एनिमल हो तो भी चलेगा। ये पर्सन हो, ये एनिमल हो तो भी चलेगा, बट हो कुछ ऐसा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में अब आपको बोले कि रिलेटिव प्रोनाउन लगाइए, तो हमेशा कौन सा लगेगा? दैट लगेगा। इजी तो है, लिखना कैसे है वो मैं बता देता हूँ।
कि एंड जब दो नाउन को जोड़े, एक नाउन पर्सन हो और दूसरा नाउन एनिमल, थिंग या प्लेस हो, तो उनके लिए यूज होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट रहेगा। नोट लगा के लिखिए। थर्ड नंबर कंडीशन कि एंड जब दो नाउन को जोड़े, एंड जब दो नाउन को जोड़े, एक नाउन पर्सन हो और दूसरा पर्सन ना होकर एनिमल, थिंग या प्लेस हो। दूसरा पर्सन ना होकर, दूसरा पर्सन ना होकर एनिमल, थिंग या प्लेस हो, तो आने वाला प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन, आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट रहेगा। तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट रहेगा। ओके, बिल्कुल बताएंगे, अभी बताएंगे। देखिए चीज़ तो बहुत ही स्वाभाविक सी है, अभी तो आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बड़ी चीज़ नहीं बताई है, बट इस चीज़ को इतना भी छोटा मत समझिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं ना तब इनमें से मिक्सअप हो जाता है, पता नहीं चलता है कि ऐसा भी कुछ था। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सेंटेंस को सही करने के लिए चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हो चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है उस पर। ऐसा नहीं कि हाँ ये लग रहा है मुझे तो इसको कर दो, लगने से नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, पढ़िए वाक्य को, हो सकता है उसमें से कुछ करवाई हुई चीज़ आपको याद आ जाए। ठीक है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, हरी एंड हिज डॉग had crossed that my all limits। हरी और उसके कुत्ते ने मेरी सारी हदें पार कर दी। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा मिला है? हरी एंड हिज डॉग। हरी इज पर्सन, डॉग इज एनिमल। ठीक है, अब इसके लिए आप वर्ब का भी यूज करोगे तो कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी, क्योंकि बीच में कौन लगा हुआ है? हैंड लगा हुआ है। हेड सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है? हेड सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है? प्लूरल या सिंगुलर? दोनों होती है। ठीक है, ये तो बेचारी कुछ नहीं होती है, ये तो ना सिंगुलर होती है और ना प्लूरल होती है, ये कुछ नहीं होती है, वर्ब कुछ नहीं होती है। इनके लिए यूज होने वाले सब्जेक्ट कैसे होते हैं वो इन पे डिपेंड होता है। तो आप हेड को सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं, दोनों के साथ यूज होने वाली है। अंग्रेजी में दो ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनको यूज किया जा सकता है, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। उसमें से एक तो हेड हो गई, दूसरी कौन? दूसरी कौन? डिड। दूसरी कौन? डिड। हैव तो प्लूरल के साथ आ जाती है, हैज सिंगुलर के साथ आ जाती है। ठीक है, बट ये दो ऐसी वर्ब्स हैं जो आप सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता इन पर। ठीक है, दोनों ही किसकी है? पास्ट की है। दोनों ही किसकी फॉर्म है? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है दोनों ही। ओके, उतार लीजिए सेंटेंस को फटाफट। क्या बता देंगे? Ram and his green field
had dried up due to that without water। बिना पानी के राम और उसके खेत दोनों ही क्या गए थे, सूख चुके थे। ड्राइड अप का मीनिंग होता है सूख जाना। ड्यू टू का मीनिंग होता है के कारण। ड्यू टू का मीनिंग है के कारण। किसके कारण? विदाउट वाटर, बिना पानी के। उतार लीजिए, बन गया ना। एक राम हो गया और एक इज ग्रीन फील्ड। फील्ड इज प्लेस। ओके जनाब, तो इसी के साथ जो दैट था वो क्लियर होता है। 3 कंडीशन है जिसमें से फर्स्ट सेकंड इज मोर इम्पोर्टेंट दैट फर्स्ट। आई एम गोइंग टू रिवाइज फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज दैट हाँ, वी रोट सम वर्ड्स लाइक एज द ओनली, सेम, ऑल, एवरीवन। With these words you will have to use the relative pronoun that, and the second condition is that superlative degree. If the superlative degree is used in any sentence, then you will have to use that relative pronoun for it. Okay. Okay. Now let's move on the 4th number. उतार लिया था ना। 4th नंबर रिलेटिव प्रोनाउन इजी सा है, फटाफट कर लेते हैं। whom। 4th नंबर इज whom। One day I told that why we use whom। एक बार मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले कि whom का लगभग यूज तो उसके लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? उसके लिए। वो उसके लिए कौन था? इससे जाहिर होता है कि अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है। ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए किसके क्यों यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए कि ऑब्जेक्ट है भी या नहीं है सेंटेंस में। ओके, ठीक है। हुम जब भी आएगा इसके साथ नाउन आ सकते हैं, प्रोनाउन आ सकते हैं। तो बात करेंगे प्रोनाउन की, क्योंकि प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है। हुम जब भी आए उसके बाद प्रोनाउन आते हैं, और ये मैं बता चुका हूँ कौन से प्रोनाउन आते हैं। सब्जेक्टिव केस के, सब्जेक्टिव केस हुम के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। दिस इज एन इंटेलिजेंट boy whom I had met many times। यह एक होशियार लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ बहुत बार। ओके, तो सेंटेंस में किसका यूज हुआ है? होम का। होम के जस्ट बाद कौन आया है? सब्जेक्टिव केस ऑफ आई। ओके, इस तरीके से होम जब भी आए उसके बाद प्रोनाउन अगर फिलअप करवाएं, एरर में दे, आपको याद रहना चाहिए कि होम के बाद प्रोनाउन का सिर्फ सब्जेक्टिव केस यूज होता, अन्यथा कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं होगा। ओके, फटाफट उतार लीजिए। नोट पूरे अच्छे तरीके से करेंगे, प्लस प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि 15-20 दिन बाद ये प्लस पता नहीं गायब हो जाएंगे कि क्या था। ये तीर तार के निशान जो मैं बनाता हूँ ना, वैसे मत बनाया करो। आप अपनी थ्योरी में लिखा करो इसको कि हुम के बाद प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रयोग किए जाते हैं। There is an example for you. This is an intelligent boy whom I had met many times.
इस सेंटेंस से 2 एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी, उन चीज़ों पर गौर करेंगे। ये चीज़ें बतानी है आपको कि इस वाक्य में यूज हुआ दिस क्या है, इस वाक्य में यूज हुआ इज क्या है, इस वाक्य में यूज हुआ इंटेलिजेंट क्या है, इस वाक्य में यूज हुआ मैट क्या है। ओके, डिस्कस करते हैं दिस पे। दिस के बाद इज आया है, मीन्स दिस एक सब्जेक्ट है, दिस एक सब्जेक्ट है। अब देखिए, दिस एडजेक्टिव भी होते हैं, दिस प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। बट अगर दिस एंड दैट का यूज कब किया जाए, सब्जेक्ट में करे, तो ये हमेशा क्या बनेगा, प्रोनाउन ही बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। क्लियर हुआ? उबासियाँ तो आ रही हैं आप लोगों को, पर अंदर ही अंदर ले जा रहे हैं, बाहर नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। इज क्या है, इज आपके पास ऑप्शन 2 ही है, या तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा या ये मेन वर्ब होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इज? व्हाट इज इज? ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आई हुई है। एन आ गया, एन आ गया मतलब इसके बाद एक नाउन आ गया है। कौन आ गया है? नाउन आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मेन वर्ब नहीं है तो इज अपने आप में खुद क्या है, एक मेन वर्ब बन गई है। ओके, आपके 2 आंसर गलत। तीसरा, इंटेलिजेंट क्या है? वेरी गुड। बच्चा होशियार है, बच्चा नील है, दोनों ही बच्चे की खासियत है ना, खूबियाँ हैं। खूबी अच्छी, गुण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बट गुण गुण है। ओके, और ये जो चीज़ें होती हैं ये अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहलाती है, विशेषण कहलाते हैं। तो इंटेलिजेंट अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव। एक ने सही बताया, बहुत अच्छा। मैट क्या है? मैट क्या है? वेरी गुड, ये अपने आप में एक मेन वर्ब है। ये तो बहुत अच्छा बताया। ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी है? हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये मेन वर्ब जो आई हुई है कौन सी है? थर्ड फॉर्म होती है। देखो बच्चे, एक होता है मीट, खाने वाला होता है MEAT, ये तो होता है नॉन वेज। ये होता है मीट का मतलब मिलना। क्या होता है? मिलना। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड बनानी है तो क्या बनाओगे? मैट। थर्ड भी क्या बनाओगे? मैट। ओके, ठीक है, उतार लिया सेंटेंस, ठीक है, वेरी गुड। तो हुम समझ में आया? हुम के बाद प्रोनाउन कौन से? वेरी गुड। चलिए लास्ट कर लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका नाम है कौन से वाला? 5th नंबर, हुज। कौन सा? हुज। देखिए, हुज के बाद आपको ध्यान रखना है, हुज के बाद प्रोनाउन यूज ना होकर कौन क्या यूज होते हैं? नाउन यूज होते हैं। और 5 टाइप करवाए थे, उनमें से हुज के बाद कौन सा आएगा? कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। ऐसे नाउन जिनको मैं सिंगुलर से प्लूरल बना सकता हूँ, वो क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं। ओके, ठीक है। She asked me whose girls was making noise। उसने मुझसे पूछा कौन सी लड़कियां
शोर कर रही थी, वर। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन हुज के बाद एक ग्रुप आया है जो है गर्ल्स, और गर्ल्स अपने आप में कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। बस इतना सा कहानी है, फटाफट उतार लेंगे। पॉइंट नंबर 5 चल रहा है, हुज। आफ्टर हुज यू विल हैव टू यूज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज those noun which we can use singular and plural both. A sentence for you that she asked me whose girls were making noise. Done. तो इस तरीके से अपनों ने रिलेटिव प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया है। देन यू कैन से दैट वी हैव डन 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, दैट फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव एंड सेकंड इज रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, आज एक इजी से कर लेते हैं, आसान सा। ओके, थर्ड नंबर प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव। बस इसका नाम ही बड़ा है, बाकी इसके काम बहुत छोटे छोटे हैं। कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव। बोल के सुना दो। हाँ, शाबाश। एक बार और। डेमो नहीं बोले, डेमोन बोलेंगे पूरा। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो 4 टाइप के होते हैं। उन चारों को पहले तो डिस्क्राइब करेंगे कि होते कौन कौन से हैं, ठीक है? ज़रूरी तो वो है। फर्स्ट है दिस, उसके बाद आता है दैट, फिर आता है दीज, फिर आता है दोस। ओके, 4 ही होते हैं ये, दिस, दैट, दिस, दोस। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं इनके मीनिंग क्या होते हैं। दिस का मीनिंग यह है, दैट का मीनिंग वह है, दिस का मीनिंग ये, दोस का मीनिंग वो मेरी किताबें हैं। कौन सा यूज करोगे? दोज आर माइन बुक्स। ये किताबें मेरी हैं। These books are mine. ओके, यह पेन मेरा है। This is my pen. वह बुक मेरी है। That is my book. ओके, समझ में आया? ठीक है। ये बताता है नज़दीकता को। नज़दीक में कोई पड़ी हुई वस्तु है, उसके लिए यूज करेंगे दिस का। ये बताता है नियरनेस। नियरनेस होती है नज़दीकता। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर नियरनेस। ये भी कोई नज़दीक पड़ी हुई वस्तुएं हैं, उसको बताता है। ये भी नज़दीक को बताता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु दूर पड़ी हुई है, फार, तो दैट का यूज करेंगे। प्लूरल के लिए फार को बताने के लिए दोज का यूज करेंगे। छोटी छोटी बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है। दिस एंड दैट के बाद जब भी आपको वर्ब का यूज करना हो तो वो हमेशा कैसे रहेंगी? सिंगुलर रहेगी। दिस इज या दिस आर? ओके, तुम बताओ, दैट हैज या दैट हैव? दैट हैज या दैट हैव? हैज। आप बताएं। दिस वॉज या दिस वर? दिस वॉज, दिस वर? दिस वॉज। आप बताएं। और आएगा भी सेंटेंस और पूछेंगे आपसे। ठीक है, दिस विल या दिस शैल? वेरी गुड, चलिए सही बताया आपने। दिस एंड दैट के बाद किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे।
और दीज एंड दोज के बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। वो कैसी रहेंगी? प्लूरल। दोबारा से बता दो फिर, दीज हैव या दीज हैज? सही बताओ, हैव आएंगे। दोज आर या दोज इज? आर। शाबाश। अब तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है ना, प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये फटाफट हो जाएंगे। ऐसे सोचोगे नहीं बैठे बैठे, ठीक है? डाउट नहीं रहेगा। अभी तो डाउट है कि सही है गलत है, सही है गलत है। ओके, ये पार्ट समझ में आया? ये पार्ट समझ में आया? एक बार इसको फटाफट उतार लेंगे। टाइप नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Okay, there are 4 types of demonstrative pronoun. First is this, second is that, third is these, fourth is those. This and that is used for singular. These and those use as plural. Okay? This and these used for nearness. नज़दीकता को बताते हैं। अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति नज़दीक है आपके, उसके बारे में बताना है तो दिस एंड दीज का यूज करेंगे। फार है, दूरी है, तो अप दैट या दोज का यूज करेंगे। ओके, थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन और है, वो दे देते हैं कि दिस अगर सिंगुलर है तो दिस का प्लूरल क्या होगा? ये अगर सिंगुलर है तो इसका प्लूरल होगा दीज। इसका प्लूरल दीज हो जाएगा, ठीक है? अगर दैट यूज हुआ और बोला जाए कि इसका प्लूरल यूज करो तो करोगे दोज का यूज। इसका यूज करना है, दोज का यूज करना है। ओके, इस तरीके से चलेंगे। कुछ बच्चे इसका इसमें कन्वर्ट करके आएंगे कि दिस सिंगुलर, दोज प्लूरल, सॉरी दैट प्लूरल। ऐसा नहीं होगा। दिस और दीज, दैट और दोज। ये भी पार्ट उतारिए। दिस इज सिंगुलर, दैट इज प्लूरल, सॉरी दोज इज, दीज इज प्लूरल, दैट इज सिंगुलर, देन दोज इज plural. Done? Okay. तो all the basic information have been given to you. आपको सारी सूचनाएं जो इसके बारे में बेसिक थी वो दे दी गई हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। What is your answer? चलिए, मैं फर्स्ट एक एरर लिखता हूँ, उस एरर में आपको गलती पहचाननी है कि उसमें गलती क्या है। These types, this type, ये हो गया ए नंबर, ऑफ बुक्स बी नंबर, have been sold in a local fair. D number. These type of books have been sold in a local fair. So in this sentence you will have to find first what is subject, what is verb. पहले तो ढूंढेंगे verb कौन सी है, फिर उनमें से क्लासिफाई करेंगे कि which is the helping verb, which is the main verb. Okay, and after then you will have to find object. इतना तो ढूंढना है। अब इससे बड़ा कर सकते हो तो और भी अच्छा है। बड़ा करने का मतलब कि ऑब्जेक्ट में कौन सा शब्द है जो एडवर्ब है, कौन सा शब्द है जो एडजेक्टिव है, कौन सा शब्द है जो नाउन है,
क्या क्या आया हुआ है, वो अगर फाइंड आउट कर पाएँ तो और भी अच्छी बात है, बट बेसिक तो फाइंड करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, हैव डन। मिल गई होंगी एरर, इजी सा है, एरर मिल जानी चाहिए। या एरर नहीं है, या एरर नहीं है, बोलिए। एरर तो है ना। वेरी गुड, आपका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए था ए नंबर, ठीक है। दीज टाइप नहीं, दीज टाइप्स होना चाहिए था। दीज टाइप, दीज के बाद बोला था ना, दीज के बाद अगर नाउन भी आएगा तो प्लूरल आएगा, वर्ब भी आएगी तो भी प्लूरल रहेगी। ओके, तो क्या आना चाहिए था, दीज टाइप्स आना चाहिए था। चलो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने हट के क्वेश्चन दे दिया, ये मैंने दे दिया है एडजेक्टिव से, ठीक है। क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, ये उतार लो फटाफट, ये भी काम का सेंटेंस है। क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, He told me that those were my important things। ये बताइए, ये सेंटेंस बिल्कुल बेसिक है, ये आपको आ जाएगा। आई एम श्योर दैट he told me that those were my important things। उसने मुझे बताया कि वो मेरी महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। इसमें आपको दो चीजें बतानी है। फर्स्ट, कि सेंटेंस रॉन्ग है या राइट है। एक तो ये बताना है, रॉन्ग है तो कहाँ है, राइट है तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरा बताना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंस। बताइए, सेंटेंस इज रॉन्ग और राइट, तो सेंटेंस में कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये तो चेक मत कीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती नहीं दी है। मैंने सिर्फ यही पूछना चाहा आपसे, दोज आया हुआ है, प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद किसका यूज़ हुआ है, वर का यूज़ हुआ है। वर अपने आप में कौन सी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ से सेंटेंस सही है, आगे कोई मिस्टेक्स नहीं है। ओके, तो सेंटेंस अपने आप में कैसा था, राइट था, कोई गलती नहीं छोड़ी थी, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस अगर बता पाएँ तो बहुत अच्छा है। रिलेटिव प्रोनाउन के बच्चे कोई टाइप्स नहीं होते हैं, वो आपसे पूछेगा या तो टेंस के टाइप, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इस तरीके से। या पूछेगा दिस इज द एक्टिव वॉइस, दिस इज द पैसिव वॉइस, दिस इज द डायरेक्ट, दिस इज द इनडायरेक्ट, इस तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए, टोल्ड टाल्ड वर्ड जो होते हैं ये अक्सर इनडायरेक्ट सेंटेंस में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, इनडायरेक्ट में मिलते हैं। ये अपने आप में कैसा सेंटेंस था, इनडायरेक्ट सेंटेंस था। अभी एक बार बेसिक है, नहीं आ पा रहा होगा, आइडिया लगा सकते थे, इतना तो बेसिक है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। दैट कंजंक्शन लगा हुआ है, टोल्ड आया हुआ है, तो साइड को किस में बदला था, टोल्ड में बदला था, ठीक है। तो क्या बनता है, इनडायरेक्ट बनता है। गैस कर सकते थे पर आपने मुंह नहीं खोला, आपने मुंह नहीं खोला उस दौरान, कोई बात नहीं है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस को छोड़िए, सेंटेंस कैसा था, राइट था, राइट डाउन है। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसी के साथ खत्म होते हैं। आपको क्वेश्चन ढेर सारे मिलेंगे इससे रिलेट करते हुए। घर पे जाएंगे,
और पक्का इसी की प्रैक्टिस श्योर करेंगे। तो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए फ़िलहाल जो चीज़ें हैं उनमें से 1 नंबर पे हैं रिफ्लेक्सिव, 2 नंबर पे रिलेटिव और 3 नंबर पे डेमोन्स्ट्रेटिव हो गए हैं। ठीक है, एक और करने की कोशिश करते हैं, मे बी पूरा हो जाए। इंडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ नंबर है ना, इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो निश्चित नहीं है। ठीक है, से मैंने एक वर्ड लिखा, someone has stolen my book। ठीक है, someone has stolen my book। तो ये जो मेरी किताब थी ये चुरा ली गई है। किसने चुराई है? किसने चुराई है? मैंने, तुमने, उसने, हमने, किसने चुराई है ये बुक? कोई भी हो सकता है। समवन का मतलब कोई भी, निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं क्लास में जाकर बोलूं कि किसी ने मेरा पेन चुराया है, अब जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनमें से कोई भी हो सकता है, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकती है, या कोई भी हो सकता है। कोई स्पेशल नाम नहीं लिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउन जिनसे निश्चित ना हो कि कौन, ठीक है, वो अपने आप में कैसे प्रोनाउन कहलाते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। अनिश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका कोई पक्का नहीं है कि यही हो। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, ये टोटल कितने टाइप के होते हैं? 12 टाइप्स के होते हैं। कोई पूछ ले आपसे चलता हुआ कि आजकल इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, फटाफट बता दो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होते कितने हैं? कितने बताओगे? 12 नहीं, 12। कितने बताएंगे? 12 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 12 बोलेंगे। ओके, हाँ, कि 12 होते हैं भाई, 12 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जिनके साथ लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो? बॉडी नहीं बोलेंगे, बड़ी। क्या बोलेंगे? बड़ी। समबडी या समबॉडी, समबडी। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके साथ क्या लिखा गया हो? बड़ी लिखा गया हो या लिखा गया हो वन, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। ठीक है, या लिखा गया हुआ हो थिंग। ओके, 4 ये होते हैं, 4 ये होते हैं, 4 ये होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 12, 12। ओके, ऐसे प्रोनाउन जिनके पीछे बड़ी, वन या थिंग का लिखा गया हो, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनते हैं लिमिटेड। ठीक है, एक तो क्वेश्चन बनता है कि ये जो होंगे ये सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है हाँ कि इनके लिए एडजेक्टिव क्या आता है। अब देखिए, ये महिला है या पुरुष है, इसका मुझे पता नहीं चल रहा है। ये महिला है या पुरुष है, इसका कंफर्म नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम कहाँ दी जाती है? एडजेक्टिव में भी दी जाती है। ठीक है, तीसरा इससे लेकर क्वेश्चन आता है कि इनके साथ क्या लगता है? इनके साथ मैंने नाउन में आपको अपोस्ट्रोफी करवाई थी ना, कार्क, वो भी इनके साथ लगता है। बट इनके साथ लगने के 2 तरीके हैं। जैसे कि आपको बहुत सारे सेंटेंस में समबडी भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा?
somebody भी लिखा हुआ मिलेगा या कुछ सेंटेंस में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा somebody else, somebody else भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के साथ अलग अलग तरीके से अपोस्ट्रोफी एस लगता है, तो उससे भी रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आता है। तो 3 टाइप के, कितने टाइप के? 3 टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और बेसिक क्वेश्चन सिर्फ इतना बन सकता है कि वो आपको देगा कि विच इज द करेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। 4 ऑप्शन देगा और उसमें पूछेगा वो आपसे कि निम्नलिखित जो ऑप्शन है उनमें से इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा है। तो वो तो आपको याद करना ही करना, रखना ही रखना पड़ेगा कि जिसके साथ बड़ी लगा हो वो भी हो सकता है, वन लिखा गया हो वो भी हो सकता है, और थिंग लिखा गया हो वो भी हो सकता है। क्या कहानी समझ में आई? ठीक है, इन पर डिस्कशन करेंगे अभी। फिलहाल आपके लिए आप नाम लिखिए। इसका 4th नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित ना हो, जिसमें निश्चित ना हो कि ही है या शी है। ओके, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। लिखेंगे टोटल 12 टाइप्स के होते हैं। टोटल 12 टाइप्स के होते हैं। टोटल 12 टाइप्स के होते हैं। फिर लिखेंगे ऐसे प्रोनाउन जिनके साथ बड़ी, वन या थिंग लगा हुआ हो। ऐसे प्रोनाउन जिनके साथ बड़ी, वन या थिंग लिखा गया हो। डन? ठीक है, चलिए एक बार इतना ही करना है। पहले वो 12 के 12 बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है, फिर उन पे डिस्कशन करेंगे। एक नंबर पक्का करने के लिए 12 को लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो बाद के नंबर है, पहले आसान वाला नंबर पक्का करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ आ सकता है somebody, anybody, nobody या everybody। 4 तो हो गए। यानी कि बड़ी किस किस के साथ लग सकता है? सम के साथ, एनी के साथ, नो के साथ, एवरी के साथ, ठीक है। 4 ये हो गए। फिर इन्हीं नाउन, इन्हीं शब्दों के साथ क्या लगा दो? समवन, एनीवन, नो वन। इसको थोड़ा सा स्पेस रखना बीच में, ठीक है। दोनों ओ को साथ में नहीं लिखा जाता है, नो को लिखकर थोड़ा सा स्पेस देकर किसको लिखा जाता है? वन को लिखा जाता है, ठीक है। और एवरीवन, एवरीवन, ठीक है। फिर आ गए थिंग वाले, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग या एवरीथिंग। क्या 12 हो गए? वेरी गुड, हो गए, ठीक है। एक बेसिक सी बात और बताता हूं मैं आपको। देखिए ये दोनों, जिस भी प्रोनाउन के साथ बड़ी या वन लिखा गया हुआ हो वो आप यूज करेंगे फॉर किसके लिए? लिविंग के लिए। किसके लिए? लिविंग के लिए। थिंग का मीनिंग यू नो वेरी वेल अबाउट वस्तु, नॉन लिविंग से होता है। तो ये जो 4 है ना, ये लिविंग के लिए ना आकर किसके लिए आते हैं? नॉन लिविंग। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ये जो मैंने सारी चीज़ें करवाई हैं बिल्कुल बेसिक हैं। 12 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी आपको याद रखनी है। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि ये 2 है, ये लिविंग के लिए यूज़ होगा, थिंग वाले फॉर नॉन लिविंग के लिए यूज़ होगा। हो जाएंगे? उतार लीजिए फटाफट। 1 ही मिनट है आपके पास, 60 सेकेंड। Somebody, anybody, nobody, everybody. Second is someone, anyone, no one, and everyone. And third line is something, anything, nothing, or everything.
These are 12 indefinite pronouns. ओके, चलिए जी, फर्स्ट नंबर पॉइंट लगाकर लिखिए, इंडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता। एक नंबर पॉइंट लगाकर लिखेंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन ऑलवेज सिंगुलर यूज होते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन ऑलवेज सिंगुलर यूज होते हैं, इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो एक कहानी तो खत्म हुई, आसान सा था। क्वेश्चन में आपको ऐसे मिल सकता है, एनीवन हैव hosted me when I was praying the God। कि किसी ने मुझे धक्का मारा जब मैं क्या कर रहा था, प्रे कर रहा था, भगवान की प्रार्थना कर रहा था, तब किसी ने मुझे पुश किया। पुश यानी कि धक्का मारना, ठीक है। यू विल हैव टू सेलेक्ट हैज एंड हैव। तो वेरी सिंपल, एनीवन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, दिस इज द सिंगुलर प्रोनाउन एंड यू कैन यूज हैज विद इट। हैव इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज द प्लूरल वर्ब। ओके, राइट द सेंटेंस। Okay, question is for you. Everybody has dash oven, pen and pencil. Okay, यहाँ पर आपको फिलअप करनी है like as his 2 नंबर, her 3 नंबर, its और 4 नंबर, dear THEIR दिया। वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन एसएससी का फेमस क्वेश्चन है, ये एसएससी का फेमस क्वेश्चन है। इस टाइप्स के क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको करना कुछ भी नहीं है। एवरीबडी से रिलेट करता हुआ अगर प्रोनाउन आपको मिलता है तो आप सोचेंगे कि ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर के लिए कभी भी यूज नहीं होता किसका, डियर का। काट दिया। ये हमेशा लिविंग होते हैं। कौन से, बडी और वन वाले क्या होते हैं, लिविंग होती है। इसलिए मैं किसका यूज नहीं कर पाऊंगा, इट्स का, क्योंकि इट्स यूज फॉर नॉन लिविंग, इट्स यूज फॉर नॉन लिविंग। 2 बातें क्लियर हुई। तीसरी बात है, ये दोनों ही लिविंग के लिए यूज होते हैं, हिज एंड हर। बट एक पुरुष के लिए आता है, मैस्कुलाइन के लिए आता है, एक महिला फेमिनाइन के लिए आता है। पी फॉर पुरुष, प्लूरल मत करना कि पी का मतलब प्लूरल, पी मतलब पुरुष, एम मतलब महिला। ओके, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। बट वी आर नॉट कंफर्म दैट दिस वर्ड इज मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था जेंडर में
कॉमन जेंडर कर रहे थे तब मैंने बोला था प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर भी प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट नंबर पे पुरुष को देंगे, सेकंड नंबर पे महिला को देंगे, ठीक है। अगर हिज आया हुआ है तो हिज को टिक करेंगे, हिज नहीं है ऑप्शन में फिर किसको टिक करेंगे, हर को टिक करेंगे। दोनों दिए गए हैं तो ऑप्शन कोई तीसरा होगा, बोथ का हो सकता है, बोथ ए एंड बी भी हो सकता है। बोथ का अगर आए तो फिर वही करेंगे क्योंकि ये महिला पुरुष में से कोई एक है। क्या कहानी समझ में आ रही है? हिज है तो हिज को टिक करेंगे, हर है तो हर को टिक करेंगे। अगर दोनों ही दिए गई हो तो ऑप्शन नंबर थर्ड या फोर्थ हो सकता है, बोथ वाला, ठीक है। इसमें बोथ का ऑप्शन नहीं है, हिज एंड हर है तो किसका आंसर होगा, हिज हो जाएगा। ओके ठीक है, लिखिए या सीधा सा ही ना नोट लगा के लिख लो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव हिज का यूज किया जाता है, बस सीधा कंफर्म कीजिए इसको, नोट लगा के लिखिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव हिज का यूज किया जाता है, हिज का यूज किया जाता है। हिज ऑप्शन में ना हो ये भी लिखते रहना, हिज ऑप्शन में ना हो तो हर को प्राथमिकता देंगे, हिज ऑप्शन में ना हो तो हर को प्राथमिकता देंगे। डन? ओके, तो आपकी 2 3 4 चीज़ें क्लियर हो गई हैं, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ रह गई है जिनको कल शुरुआत में आते ही करेंगे क्योंकि उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे विद द एग्जाम्पल एपोस्ट्रोफियस, ठीक है। होता भी है, नहीं भी होता है, अकेले आई तब कौन सा होता है, एल्स लग जाए तब कहाँ यूज़ करेंगे, सारी तमाम चीज़ें जो बातें हैं अपनी कल डिस्कस करेंगे। और जितने भी लेफ्ट रह गए हैं अपने पार्ट्स अब इजी रह गए हैं तो उनको कल ख़त्म कर लेंगे। ओके ओके जी।